हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और ये वीडियो जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में सी प्लस प्लस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वीडियो स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि स्टेट में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सी प्लस प्लस पे ही आधारित होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर की टाइप इनमें से कौन नहीं है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड लास्ट वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, विच इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर जो जो है वो एक तरीके का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, जो कि क्लास के नेम के ही अकॉर्डिंग उसका भी नेम होता है, मतलब सेम नेम होता है। जिस तरीके का क्लास का नेम है वैसे ही कंस्ट्रक्टर का भी नेम होता है। एंड सेकंड वन इज कंस्ट्रक्टर जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता है, दैट्स वाई इसका कुछ रिटर्न टाइप भी नहीं होता। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो constructor is a special member function which is invoked automatically when an object is created, and it does not have any return type since it does not return any value. So constructor ये है। and constructor जो है वो हम उसको overload भी कर सकते हैं, but उसको हम inherit नहीं कर सकते, उसको हम override नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ constructor की basic properties है जिसे आपको याद रखना है, और इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टर के टाइप कौन कौन से हैं। तो कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में मेजरली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कि हमारे जो भी वैल्यूज है, जो भी हमारा इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, उस वेरिएबल को जब हम डिफॉल्ट वैल्यू से असाइन करते हैं तो वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और नेक्स्ट वन इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हमारे को जब किसी भी हमारे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को, मेंबर वेरिएबल को जब कस्टम वैल्यू से असाइन करना होता है, तब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, जिसमें कि हम पैरामीटर के फॉर्म में अपने कस्टम वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। द लास्ट वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जो भी हमारा क्लास है, जो सेम क्लास के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अगर हमें किसी नए ऑब्जेक्ट को असाइन करनी है, तब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो ये होता है थर्ड वन। थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो इनमें से नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पूछा गया है। तो द फर्स्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी प्लस प्लस यूजेस विच अप्रोच। तो सी प्लस प्लस में इनमें से कौन सा अप्रोच यूज किया जाता है। सो द फर्स्ट वन इज राइट लेफ्ट, ऑप्शन बी इज टॉप डाउन, ऑप्शन सी is left right, and the last one is bottom up. So bottom up approach is adapted by the C++, so option D is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। सो ये फ्रेंड क्वेश्चन पॉइंटर से रिलेटेड है। तो जब हम किसी डेटा वेरिएबल को जब हम अपनी मेमोरी में उसकी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसका कुछ एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से ऑपरेटर का, कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, ये पूछा गया है। द फर्स्ट वन इज स्टार, ऑप्शन बी इज एम्बरसेंट, एंड दिस वन इज और ऑपरेटर, एंड दिस इज एंड ऑपरेटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। Option B, ampersand is the address of operator. So option B is the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इनमें से किसे हम स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज द कॉल्ड एज द स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर। फिफ्थ वन कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द इफ एल्स स्टेटमेंट बी रिप्लेस्ड। सो इनमें से कौन से ऑपरेटर से हम इफ एल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर, ऑप्शन बी इज लॉजिकल ऑपरेटर, ऑप्शन सी इज कंडीशनल ऑपरेटर, एंड लास्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से, कंडीशनल ऑपरेटर को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम इफ एल्स के जो भी फंक्शनैलिटी है उसको हम अचीव कर पाते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन फ्रॉम विच द एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्टार्ट्स. सो फर्स्ट ऑप्शन इज power function, option B is a start function, option C is main function and the last one is new function. So आपने जब भी C++ में प्रोग्रामिंग की होगी तो उसमें आपने मेन फंक्शन बनाया होगा और मेन फंक्शन से ही कंपाइलर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारा यहाँ से हमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है. सो ऑप्शन सी मेन फंक्शन इज द करेक्ट फंक्शन फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द C++ प्रोग्राम्स स्टार्ट्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड कैन एन एक्सेप्शन बी जनरेटेड. सो इनमें से कौन से कीवर्ड की मदद से एक्सेप्शन जो है वो जनरेट होता है. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है थ्रू, ऑप्शन बी इज थ्रोज, ऑप्शन सी इज थ्रो एंड द लास्ट वन इज कैच ब्लॉक, सॉरी कैच कीवर्ड. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी थ्रो. थ्रो कीवर्ड से क्या होता है कि थ्रो कीवर्ड हम मेथड के अंदर में हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं which helps to generate an exception. So throw कीवर्ड जो है वो मेथड के अंदर यूज किया जाता है और वहीं जो थ्रोज कीवर्ड है वो मेथड के सिग्नेचर के साथ यूज किया जाता है और थ्रोज से हम मल्टीपल एक्सेप्शंस को हम डिक्लेयर कर सकते हैं. और थ्रो जो है थ्रो कीवर्ड इट इज यूज टू डिक्लेयर ओनली वन एक्सेप्शन एट अ टाइम. सो अगर किसी एक एक्सेप्शन को ही ये थ्रो कीवर्ड जो है वो लाइक एक्सेप्ट कर सकता है, एक बार में एक ही एक्सेप्शन को ये हैंडल कर पाता है. तो थ्रोज इज दी करेक्ट आंसर. थ्रो जो है उसी की मदद से हम एक्सेप्शन को जनरेट कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन बिलो विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास. सो इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो क्लास का मेंबर नहीं होता. तो our first option is friend function, option B is static function, option C is virtual function and the last one is const function. So इसका correct option हो जाएगा friend function. Friend function जो होता है it can access even the private and the protected data members of other class in which it is declared as a friend. So जो friend function होता है वो किसी भी प्रोग्राम में एज अ ग्लोबल फंक्शन और एज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अनदर क्लास की तरह बिहेव करता है. तो फ्रेंड फंक्शन जो है वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता बट किसी दूसरे क्लास का अगर वो मेंबर फंक्शन है और उसे किसी दूसरे क्लास की एक्सेस करना है, किसी दूसरे प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है तब हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं और फ्रेंड फंक्शन से हम किसी दूसरे प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Ninth question is कि under which pillar of OOPS does base class and derived class relationship come? So object oriented programming में usually four steps हैं, four pillars हैं. The first one is polymorphism, option second one is inheritance, the third one is encapsulation and the last one is abstraction. So OOPS के कौन से पिलर में बेस क्लास और डिराइव क्लास का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ये पूछा गया है. सो इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस इज दैट वन पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जहाँ पे हम बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे हम जो भी पेरेंट की प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट करते हैं, चाइल्ड क्लास उसे एक्सेस कर सकता है. तो इस तरह की जो भी फंक्शनैलिटीज है वो इनहेरिटेंस पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आती है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 10th क्वेश्चन है कि विच इज मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग द सी प्लस प्लस फंक्शन. सो सी प्लस प्लस फंक्शन में जब हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो इनमें से कौन सा अप्रोच जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है. तो द फर्स्ट वन इज कॉल बाई ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी इज कॉल बाई पॉइंटर, ऑप्शन सी इज कॉल बाई वैल्यू एंड द लास्ट वन इज कॉल बाई रेफरेंस. सो कॉल बाई रेफरेंस जो है, कॉल बाई रेफरेंस जो है वो उसमें हम रेफरेंस पास करते हैं. दैट मीन्स कि एड्रेस जो है, एड्रेस पास करते हैं. तो अगर कोई भी change, like if there is any change in the value inside the function then it reflects the value, then it reflects the changes in the actual value. So अगर हम किसी भी तरह की change कर रहे हैं फंक्शन में उसके एक्चुअल वैल्यू में तो वो चेंज जो है हमारे एक्चुअल पैरामीटर में भी, एक्चुअल वैल्यू में भी चेंज वो रिफ्लेक्ट करता है. सो सी प्लस प्लस में कॉल बाई रेफरेंस इज दी मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग दी सी प्लस प्लस फंक्शन. सो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर. 11th क्वेश्चन है कि द सी प्लस प्लस कोड विच कॉजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन एंड बिहेवियर ऑफ अ प्रोग्राम शुड बी रिटन अंडर विच ब्लॉक. सो इसका ऑप्शन है कि ट्राई ब्लॉक, ऑप्शन बी इज कैच, ऑप्शन सी इज थ्रो एंड द लास्ट वन इज फाइनली.
सो जब कभी हम सी प्लस प्लस में या फिर किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे होते हैं और अगर उसमें कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, किसी कोड में कोई एज केस फंस रहा है, देन इन दैट केस वी राइट दोज कोड इन अ ट्राई ब्लॉक। तो हम उस चीज को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं और जिससे कि हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर आर प्रोवाइडेड बाय द सी प्लस प्लस कंपाइलर इफ नॉट डिफाइंड इन अ क्लास। सो अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर को किसी क्लास में अगर किसी कंस्ट्रक्टर को नहीं बना रहे हैं, तो सी प्लस प्लस के कंपाइलर जो है वो बाय डिफॉल्ट उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है, उस कंस्ट्रक्टर को बना देता है। तो वो कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी इज असाइनमेंट कंस्ट्रक्टर एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम किसी क्लास में खुद से जब हम कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी अगर इस ऑप्शन में रहता है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी है। कॉपी कंस्ट्रक्टर या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब हम खुद से नहीं बना रहे होते, तो जो हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है वो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको बना देता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जब हम खुद से किसी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को किसी क्लास में नहीं बनाते, तो सी प्लस का कंपाइलर जो है, सी प्लस प्लस का कंपाइलर वो खुद से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस क्लास का बना देता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ डी स्ट्रक्चर इन क्लास। सो क्लासेस में, सी प्लस प्लस क्लासेस में डी स्ट्रक्चर का क्या रोल है, क्या वर्किंग है, ये पूछा गया है। तो द फर्स्ट वन इज द टू मॉडिफाई द डेटा वेन एवर रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी इज टू डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट when the lifetime of an object ends, option C is to initialize the data member of an object when it is created, and the last one is to call private function from the outside world. So क्लासेस में जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो हम उसको कुछ मेमोरी असाइन कर देते हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बना तो हम उसको मेमोरी असाइन किए। तो जब उस ऑब्जेक्ट का काम जो है वो खत्म हो गया, जब वो ऑब्जेक्ट इज गोइंग आउट ऑफ द स्कोप, जब वो फंक्शन में, सॉरी, जो वो ऑब्जेक्ट है जब वो आउट ऑफ द स्कोप चला गया, जब उसकी लाइफ टाइम एंड हो गई, तो फिर जो उसको मेमोरी असाइन की गई है वो मेमोरी भी फ्री हो जानी चाहिए। तो डी स्ट्रक्चर का हम इसीलिए यूज करते हैं कि टू when the object gets out of the scope, then the memory that is allocated to that object should also get released. तो वो जो मेमोरी उसको असाइन की गई है वो मेमोरी भी रिलीज हो जानी चाहिए। तो that memory is no longer required by that program, so to destroy that object when the lifetime of an object ends. So option B is the correct answer. Next one is which among the following can restrict class members to get inherited. So इनमें से कौन सा, लाइक ये क्वेश्चन एक्सेस मॉडिफायर से लिया गया है। तो अगर किसी क्लास के मेंबर को हमें इनहेरिट होने से रोकना है, तो हम कौन से, उस मेंबर को हम कौन सा एक्सेस मॉडिफायर असाइन करते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइवेट, ऑप्शन बी इज पब्लिक, ऑप्शन सी इज डिफॉल्ट एंड द लास्ट वन इज प्रोटेक्टेड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइवेट। प्राइवेट मेंबर अगर हम किसी क्लास के मेंबर को प्रोवाइड कर देते, प्राइवेट अगर उसको बना देते हैं, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर अगर उसको एलोकेट कर देते हैं, तो फिर हम उस मेंबर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। सो प्राइवेट इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, 15th क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आते हैं 15th क्वेश्चन पे। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो हमसे पूछा गया है। सो द फर्स्ट वन इज द प्राइवेट मेंबर कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। सो दैट इज ट्रू, हम फ्रेंड फंक्शन की मदद से प्राइवेट एक्सेस मेंबर जो भी है, प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट डेटा मेंबर, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द मेंबर फंक्शन कैन बी मेड प्राइवेट। सो ये भी ट्रू है कि हम किसी भी मेंबर फंक्शन को प्राइवेट तो बना ही सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द डिफॉल्ट मेंबर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। सो डिफॉल्ट मेंबर को हम इनहेरिट तो कर ही सकते हैं, सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग वन। लास्ट ऑप्शन इज कि द प्राइवेट मेंबर आर एक्सेसिबल फ्रॉम अदर क्लासेस ऑल्सो। सो अगर किसी क्लास में हम किसी मेंबर को, डेटा मेंबर को अगर हम पब्लिकली बना रहे हैं, तो उसको हम अदर क्लासेस में भी इनहेरिट उसका यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो इस स्टेटमेंट पे हमें गलत पूछा गया था क्वेश्चन में, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
Next question is what happens if a non-static member are used in a static member function. So अगर हम static member function में किसी non-static member का यूज करते हैं तो क्या होता है, ये पूछा गया है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज कि it gives a compile time error, option B is runtime error, option C is executes fine, और लास्ट ऑप्शन इज it executes if that a member function is not used. सो जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है वो जो है ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता, लाइक इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. सो स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो किसी भी क्लास में एक ही बार बनता है और सारे ऑब्जेक्ट्स उसको शेयर करते हैं. तो अगर हम किसी स्टैटिक मेंबर फंक्शन में नॉन स्टैटिक मेंबर का यूज करते हैं तो वो जो है एरर हमें देगा और वो एरर होता है कंपाइल टाइम एरर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेंबर फंक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी रिटर्न टाइप. सो कौन सा मेंबर फंक्शन है जिसको रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं होती. तो आवर ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैटिक, ऑप्शन बी इज कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी इज कॉन्स्ट एंड लास्ट वन इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्चर. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्चर ये दोनों ही कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं करते, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते, दैट्स वाई दे डोंट रिक्वायर एनी रिटर्न टाइप. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 18th क्वेश्चन है कि मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन. सो आवर ऑप्शंस आर कि एक्सेस ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लास, ऑप्शन बी इज एक्सेस ओनली पब्लिक मेंबर ऑफ अ क्लास, ऑप्शन सी इज एक्सेस सब क्लास members, and last one is access only private member of a class. so किसी क्लास के मेंबर फंक्शन उस क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि मेंबर फंक्शन किसी भी क्लास का अगर कोई मेंबर फंक्शन है तो वो क्लास के अदर मेंबर को एक्सेस कर सकता है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ पब्लिक मेंबर को ही एक्सेस करे या फिर सिर्फ प्राइवेट मेंबर को ही एक्सेस करे. वो सारे ही मेंबर को एक्सेस कर सकता है अगर वो उसी क्लास का है तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 19th question is exactly same declaration in base and derived class includes. सो अगर बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में सेम डिक्लेरेशन दी गई है तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं ये हमसे पूछा गया है. तो फर्स्ट वन इज ओनली सेम नेम, ऑप्शन बी इज ओनली सेम रिटर्न टाइप एंड नेम, ऑप्शन सी इज ओनली सेम रिटर्न टाइप नेम एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट, एंड द लास्ट वन इज ऑल द सेम रिटर्न टाइप नेम एंड पैरामीटर लिस्ट. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. इसी को हम दूसरे भाषा में अगर बोलें तो इसको हम मेथड ओवर राइडिंग भी बोलते हैं, फंक्शन ओवर राइडिंग बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन ऑलरेडी हमारा बेस क्लास में बना हुआ है और उस फंक्शन को अगर डिराइव्ड क्लास एक्सेस करता है तो वो उस उस फंक्शन का सेम नेम हो सकता है, उसमें सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास होने चाहिए एंड द सेम रिटर्न टाइप ऑल्सो. तो ये चीजें जब तीनों के तीनों पिलर्स जब मैच हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शन ओवरराइड कर रहा है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जहां पे रिटर्न टाइप भी सेम होगा, नेम भी सेम होगा फंक्शन का एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट इट टेक्स वो भी सेम होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एब्स्ट्रैक्ट मेंबर ऑफ अ बेस क्लास डैश. सो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो हम बेस क्लास में बनाते हैं वो बेसिकली उसका कुछ बॉडी नहीं होता. एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मतलब कि उस फंक्शन को हम जस्ट वहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं बट उसकी डेफिनेशन कुछ नहीं होती. तो इसके ऑप्शंस हैं कि आर ओवररिडन बाय द डेफिनेशन ऑफ द सेम क्लास, ऑप्शन बीज आर ओवररिडन बाय द डेफिनेशन इन द पेरेंट क्लास, ऑप्शन सीज आर नॉट ओवररिडन जनरली, एंड लास्ट ऑप्शन इज आर ओवररिडन बाय द डेफिनेशन इन द डिराइव्ड क्लास. सो अगर किसी फंक्शन में हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाते हैं दैट मीन्स कि वहां पे जस्ट हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं बट उसका डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करते. तो जो क्लास उस बेस क्लास को एक्सटेंड करती है दैट मीन्स इनहेरिट करती है तो उस डिराइव्ड क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए. अदरवाइज वो क्लास भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा. तो अगर कोई उस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को अगर बेस क्लास में जो बना एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है अगर उसको कोई इनहेरिट कर रहा है कोई क्लास तो वो डिराइव्ड क्लास हुआ और उस डिराइव्ड क्लास में हमें उस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की बॉडी देनी जरूरी है. अदरवाइज वो भी क्लास जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा. तो हम उस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की जो बॉडी है वो हम डिराइव्ड क्लास में उसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 21st क्वेश्चन है कि विच फीचर ऑफ ओप्स इज एग्जिबिटेड बाय द फंक्शन ओवरराइडिंग. तो फंक्शन ओवरराइडिंग को हम दूसरे नाम में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं.
तो जावा की अगर हम बात करें तो जावा में जब हम फंक्शन ओवरराइडिंग या फिर मेथड ओवरराइडिंग करते हैं तो उससे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द वर्चुअल फंक्शन शुड बी डिफाइंड। सो वर्चुअल फंक्शन को कहाँ पे डिफाइन करना चाहिए? तो और फर्स्ट ऑप्शन इज ट्वाइस इन अ बेस क्लास, ऑप्शन बी इज डिराइव्ड क्लास, ऑप्शन सी इज बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, एंड द लास्ट वन इज बेस क्लास। सो वर्चुअल फंक्शन should always be defined inside a base class. So option D is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज कि a class may have virtual destructure but not a virtual constructor. Option B is a class may have virtual constructor but not virtual destructure. Option C is a class may have virtual constructor and virtual destructure. Option D is a class may have either virtual destructure or वर्चुअल कंस्ट्रक्टर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि डी स्ट्रक्चर जो है वो हम ऑब्जेक्ट जब बन गया हम तब डी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। दैट मीन्स कि मेमोरी में कोई वर्चुअल टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, बट हम कभी भी कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल नहीं बना सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है जब हमारा प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट अभी तुरंत बना है, तो उस टाइम पे मेमोरी में कोई वर्चुअल टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स वाई हम कंस्ट्रक्टर को कभी भी वर्चुअल नहीं बना सकते, बट किसी क्लास में डिस्ट्रक्चर वर्चुअल हो सकते हैं। सो क्लास मे हैव वर्चुअल डिस्ट्रक्चर बट इट कैन नॉट हैव अ वर्चुअल कंस्ट्रक्टर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज कंपाइलर डिसाइड द इंटेंडेड ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड इफ मोर देन वन ऑब्जेक्ट आर यूज्ड। सो और ऑप्शंस आर यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम, option B is using an integer pointer, option C is using this pointer, and last one is using void pointer. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, this pointer। this कीवर्ड की हेल्प से हम उस चीज को, उस इंटेंडेड ऑब्जेक्ट को कंपाइलर डिसाइड कर पाता है। सो दिस पॉइंटर इज द करेक्ट आंसर। Next question is, can pointer to object access the data, access the private data members of a class? So pointer जो है क्या क्लास की प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है? तो ऑप्शन ए इज yes always, option B is yes only if it is only pointer to the object, option C is no because on objects can be referenced from the other objects too, and the last one is no never. सो प्राइवेट मेंबर को हम कभी भी पॉइंटर की मदद से एक्सेस नहीं कर सकते। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नो नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू कॉल अ मेंबर फंक्शन यूजिंग पॉइंटर। सो पॉइंटर की मदद से जब हम किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका सिंटेक्स पूछा गया है। सो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जब हम एरो ऑपरेटर की मदद से जब किसी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं यूजिंग पॉइंटर, सो हम उसमें एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question is if a friend overloaded operator have to be changed to a member overloaded operator, which operator should be used with the class name? So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से हम किसी भी फ्रेंड ओवरलोडेड ऑपरेटर को मेथड ओवरलोडेड ऑपरेटर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इफ अ प्रोग्रामर डज नॉट डिफाइन एन एनी कॉपी कंस्ट्रक्टर देन। सो अगर प्रोग्रामर अपने कोड में कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करता है तो फिर क्या होता है? तो कॉपी कंपाइलर provides an implicit copy constructor. Option B is compiler gives an error. Option C is the object cannot be assigned with the another object. And last one is the program gives runtime error if a copying is used. सो जब हम अपने कोड में कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं करते या फिर उसको एक्सप्लिसिटली अगर उसको डिफाइन नहीं करते, तो फिर हमारा कंपाइलर जो है वो एक इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद से बना देता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि इफ अ प्रोग्रामर डज नॉट डिफाइन एनी कॉपी कंस्ट्रक्टर देन द कंपाइलर प्रोवाइड्स एन इम्प्लिसिट कॉपी ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर अ कंस्ट्रक्टर। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कंस्ट्रक्टर के लिए फॉल्स है? तो कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, सो दैट इज ट्रू। कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। Last one is the second one is the constructor are always user defined. Option C is constructor are overloaded with a different signature. Option C is constructor may or may not have argument been accepted. So इसका correct option हो जाएगा option D कि constructor may or may not have any argument being accepted.
बट इसका कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड तो कर ही सकते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से। और कंस्ट्रक्टर जो है वो यूजर डिफाइन। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर कंस्ट्रक्टर। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए गलत है। तो कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू, so that is true. Constructor does not have any return type or it does not return any value, so ये statement तो सही है। ऑप्शन बी इज कंस्ट्रक्टर आर ऑलवेज यूजर डिफाइंड। नो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है हमारा कंपाइलर भी बना देता है जब हम एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते। So constructor are not always user defined. Option B is constructor are overloaded with different signature, so that is also true. हम constructor overloading करते ही हैं जिसमें parameterized constructor है, default constructor है। तो option C is also true statement. Uh, Last one is constructor may or may not have any argument being accepted. So ये भी true statement है। So option B is the correct statement कि करेक्ट ऑप्शन कि कंस्ट्रक्टर आर ऑलवेज यूजर डिफाइंड। तो ये ट्रू नहीं है। कंस्ट्रक्टर आर कभी हम कंपाइलर भी बनाते हैं और कभी हम खुद से भी बनाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी यूज फाइनली ब्लॉक। तो हम फाइनली ब्लॉक का यूज क्यों करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक इफ द एक्सेप्शन रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी इज टू एग्जीक्यूट अ कोड व्हेन द एक्सेप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑप्शन सी इज टू एग्जीक्यूट अ कोड whenever it is required, and last one is to execute a code with each and every run of the program. So finally block भी हम यूज करते हैं जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे होते हैं। ट्राई, कैच, फाइनली, ये सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो फाइनली ब्लॉक हम फाइनली ब्लॉक में जो भी हम कोड लिखते हैं दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ द एक्सेप्शन ऑकरिंग। सो अगर एक्सेप्शन ऑकर हो रहा है या फिर एक्सेप्शन नहीं भी हो रहा है, तब भी जो हमारा फाइनली ब्लॉक में जो कोड लिखा हुआ है दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि टू एग्जीक्यूट अ कोड वेन एवर रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे कुछ 30 इंपॉर्टेंट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज, एंड आई होप कि यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन। तो फ्रेंड्स लेट अस नो what is your score, and do not forget to subscribe our channel। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो लेट्स पोस्ट दिस इनटू द कमेंट सेक्शन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।